सो वर्ल्ड फोरम ctfchallenge.com का वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग चैलेंज है। इसमें आपको बढ़िया कंटेंट डिस्कवरी तो देखने को मिलने ही वाली है, साथ ब साथ जो इसका एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत मजेदार है। तो यहाँ पे आपको वनरेबिलिटीज लाइक एक्सेस, सब डोमेन टेक ओवर, पैरामीटर टेम्परिंग और काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। लेकिन इस चैलेंज के अंदर आपको अपना दिमाग भी बहुत लगाना पड़ता है। इसमें सही में अप्लाई होता है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाली जो चीज़ है ना हमारी, वो बिल्कुल इसमें लगती है। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैलेंज को सॉल्व करने में। तो वर्ल्ड फोरम हम लोगों का ctfchallenge.com का थर्ड चैलेंज है। ये मीडियम लेवल का चैलेंज है और इसके अंदर हम लोगों को 4 फ्लैग्स को सबमिट करना है। वर्ल्ड फोरम का डिस्क्रिप्शन कहता है, कम एंड ज्वाइन द कॉन्वर्सेशन ऑन दिस वनरेबल फोरम, कैन यू टेक ओवर द एडमिन अकाउंट एंड व्यू द सीक्रेट मैसेजेस। यानी कि हम लोगों का टास्क है कि हम लोगों को एडमिन अकाउंट को अपने अंडर लेना है, कंट्रोल करना है उसको, और उसके अंदर एक सीक्रेट मैसेज है जो हम लोगों को पता है फ्लैग होगा, तो वो हम लोगों को देखना है। तो मैं चैलेंज को सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। अब आप लोगों को आपकी कुकी यहीं पे मिल जाएगी। मैं सीधा यहाँ पे बिगिन चैलेंज पे क्लिक करूंगा। अब हम लोगों का जो टारगेट डोमेन है वो है oneforum.co.uk। उसके अलावा अगर आप वेबसाइट में देखोगे तो काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी आ गई है वेबसाइट में, एक पूरा फोरम वाला लुक दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे एक लॉगिन बटन मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पे 3 फॉरम्स हैं, एक है पब्लिक फॉरम, एक है यूज़र फॉरम और एक है एडमिन फॉरम। अब हम लोग सिर्फ नॉर्मल पब्लिक हैं, गेस्ट हैं, हमारा कोई अकाउंट नहीं है अपना, हम कोई यूज़र नहीं है, ना ही हम एडमिन है इस वेबसाइट पे, तो हम इन 2 फोरम्स को नहीं देख सकते। हम सिर्फ पब्लिक फोरम को ही देख सकते हैं। तो पब्लिक फोरम के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पब्लिक नोटिस है, तो इस पर क्लिक करते हैं तो हम लोगों को एंड पॉइंट चेंज होकर हो जाता है 1 एंड पॉइंट, ठीक है। और इसके अंदर भी एक और नोटिस है, विजिटर्स नोटिस, उस पर भी मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी हमारा एंड पॉइंट चेंज होकर क्या हो जाता है 1 के अंदर 1 एक और एंड पॉइंट हमारा ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, दिस फोरम इज फॉर अ क्लोज ग्रुप एंड न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इज नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे जो न्यू यूजर के रजिस्ट्रेशन है उनको बंद कर दिया गया। इट वॉज गेटिंग अ लिटिल क्रैम्प्ड अराउंड हेयर, टू मच चैट गोइंग ऑन। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग चैट कर रहे होंगे, तो इस चक्कर में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को ऑफ कर दिए। अब कोई नया यूजर रजिस्टर नहीं कर सकता, ठीक है। और ये करा किसने, ये जो मैसेज है ये करे हैं टोबी यूजर ने। तो इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक यूजर एंड पॉइंट है और उसके अंदर एक हैश टाइप का ये जो स्ट्रिंग है, ये यहाँ पे एक अपना अलग एंड पॉइंट है, जो कि आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि हर यूज़र की एक अपनी आईडी होगी। यूज़र आईडी हो सकती है एक तरह की यूनिक आईडी, जो कि हैश के फॉर्मेट में हैश ही हो सकता है। उस यूज़र का जो यूज़र नेम है वो उसका हैश हो सकता है। उसके अलावा हम देख लेते हैं और क्या चीज़ें। यहाँ पे एक लॉगिन बटन है, उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे वही यूज़र नेम पासवर्ड हम डाल सकते हैं, नॉर्मल लॉगिन डिटेल्स डालनी। तो मैं कुछ यहाँ पे यूज़र नेम डाल के देख लेता हूँ। तो यहाँ टोबी ही डाल लेते हैं, टोबी। और उसके अलावा पासवर्ड में हमारे को पासवर्ड नहीं पता, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हेलो, ठीक है। और लॉगिन करते हैं और यहाँ पे आ गया इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, क्योंकि हमारे को नहीं पता है पासवर्ड क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों पे एक यूज़र नेम है, पासवर्ड नहीं है। और यहाँ पे यूज़र नेम को अलग से एन्यूमरेट नहीं कर सकते। तो टोबी के अलावा हम कोई और यूज़र नेम हमारे पे है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड इनवैलिड आ रहा है एक साथ, तो हम यूज़र नेम को अलग से एन्यूमरेट नहीं कर सकते। अब सबसे पहले हम टारगेट की जो बेसिक एन्यूमरेशन है, उसकी डीएनएस इन्फॉर्मेशन, उसके सब डोमेन्स, एंड पॉइंट्स, वो सब ढूंढना शुरू करते हैं। फिर हम आगे की एक्सप्लॉयटेशन पार्ट में देखेंगे क्या करना है। तो डीएनएस के लिए हम वही यूज़ करेंगे, एनएस लुकअप का एनएस लुकअप डैश टाइप इक्वल्स टू एनी, कोई भी टाइप का रिकॉर्ड है वो हमारे को दिखाओ। उसके बाद अपना डोमेन दे देंगे यहाँ पे, और लास्ट हम यहाँ पे दे देंगे डीएनएस सर्वर 8.8.8.8 का, जो कि गूगल का डीएनएस है। एंटर मारते हैं और यहाँ पे हम लोगों को डीएनएस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो उसकी आईपी एड्रेस है, जो कि कई बार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसके अलावा आपको नेम सर्वर्स मिल जाते हैं, उसके अलावा आपको मेल एड्रेस मिल जाता है, और उसके अलावा हमारे पे कोई भी यहाँ पे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हम यहाँ पे यूज़ कर पाएँ। अभी के लिए तो कुछ नहीं है हमारे पे ऐसी कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे क्या करने वाले, सब डोमेन को एन्यूमरेट करते, सब डोमेन ढूंढते हैं कि इसके क्या क्या सब डोमेन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रूट फोर्सिंग का यूज़ ले लेते हैं। तो डीएनएस रिकॉन हम यूज़ कर लेंगे, डीएनएस रिकॉन डैश डी, डोमेन दे देंगे अपना, डिक्शनरी देंगे कैपिटल डी के साथ, और लास्टली अटैक का टाइप बताएंगे अपने, तो BRT ब्रूट फोर्स अटैक। एंटर मारते हैं इस पर। तो डीएनएस रिकॉन तो कुछ ढूंढ नहीं पाया, ठीक है, सिर्फ www ढूंढा है, तो वो तो कोई ना के बराबर ही है, उससे कोई फर्क हमारे को पड़ेगा नहीं। तो डीएनएस रिकॉन को तो कुछ नहीं मिला ब्रूट फोर्सिंग करने पे। अब हम क्या काम करते हैं, द हार्वेस्टर का यूज ले लेते हैं। ओसिंट में देखते हैं जा जाके कि गूगल पे या फिर किसी और सर्च इंजन पे या किसी वेबसाइट पे इससे रिलेटेड कोई सब डोमेन अवेलेबल है या नहीं। तो कमांड होगा द हार्वेस्टर, उसके अलावा डोमेन दे देंगे, और लास्ट में यहाँ पे सोर्सेज देंगे, ऑल सोर्सेज देंगे, यानी कि सारी जितनी भी आप पे अवेलेबल सोर्सेज हैं सबका यूज़ करके पता लगाओ कौन कौन से सब डोमेन अवेलेबल है इस पर्टिकुलर डोमेन के। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको कुछ भी फाउंड नहीं हुआ है, ओसेंट में भी यहाँ पे हमारे को कुछ फाउंड नहीं हुआ है, वर्ल्ड फोरम
खाली यही मिला है www, तो ये भी कोई फ़ायदा नहीं हम लोगों को इसका यूज़ लेके भी, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमारे को कोई भी DNS इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, कोई भी सब डोमेन नहीं मिला। अब बचता है एंड पॉइंट को ढूंढना, तो उसके लिए फफ यूज़ करके एंड पॉइंट को ढूंढने का देखते हैं कैसे हम ढूंढ सकते हैं। तो कमांड वही होगा, फफ -w वर्ड लिस्ट देंगे, वर्ड लिस्ट content.txt, उसके बाद स्पीड देंगे 2 की, उसके बाद गैप देंगे हर रिक्वेस्ट के बीच में, उसके बाद अपना हेडर देंगे, कुकी हेडर, और लास्टली अपनी URL टारगेट देंगे, वो दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम फर्स्ट डाल देंगे। हमारे को इसके बाद फर्स्ट करना है, यानी कि डायरेक्टरी बस्टिंग करनी है। एंटर मारते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारे एंड पॉइंट मिले, 0, 1, 1, CSS, इमेजेस, JS, लॉगिन, लॉगआउट, सेटिंग्स। अब इनमें से कुछ तो हम देख चुके हैं पहले ही, जैसे 1 हम देख चुके हैं, लॉगिन हम देख चुके हैं, अगर लॉगिन है तो लॉगआउट भी होगा, ठीक है, और 0, 1 भी शायद उसी को पॉइंट कर रहा होगा। 1 और 0, 1 शायद सेम होंगे, अगर आप साइज़ वगैरह देखोगे सब कुछ सिमिलर है, तो शायद ये सेम को पॉइंट कर रहे हैं। उसके बाद बात करें CSS, इमेजेस और JS, आप लोगों को पता है यहाँ पे अनऑथराइज ही आना है, हम पिछले चैलेंजेस में देख चुके हैं, तो इसको देख के कोई फायदा नहीं। जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहा है वो है सेटिंग्स, जिस पे हमें 302 मिल रहा है रीडायरेक्ट, तो उस पर जाके मैं ज़रूर देखूंगा कि ये कहाँ रीडायरेक्ट कर रहा है और क्या है इसका कंटेंट, वो सब हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सेटिंग्स पे जाके विजिट करते हैं, देखते हैं हमारे को क्या मिलता है। सेटिंग्स, तो सेटिंग्स हमारे को एक्चुअली में लॉगिन पे ही रीडायरेक्ट कर रही है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम जरूर देखेंगे कि रीडायरेक्शन कैसे हो रहा है, उसमें कोई कंटेंट तो नहीं है बीच में, रीडायरेक्शन वाली जो रिक्वेस्ट है उसमें क्या कंटेंट जा रहा है, लॉगिन पे कैसे रीडायरेक्ट हो रहे हैं, वो सब हम ध्यान से देखेंगे। उसके अलावा जो फोरम है उनकी ID है 1, 1, हमने देखा था ना 1, 1, तो उसको 2 में बदल के देखते हैं कि वहाँ पे हमारे को कुछ दिखता है नहीं दिखता, तो वो सब हम करेंगे बर्ब स्वीट से, तो वहाँ पे ज़्यादा हमारे को कन्वीनियंट रहेगा। तो ये है सबसे पहले, जब हमने फोरम को देखा था हम 1 एंड पॉइंट पे आए थे, 1 के अंदर 1 एंड पॉइंट था, तो इसको मैं रिपीटर पे भेज के रिक्वेस्ट करके देखता हूँ, यहाँ पे इसको बदल के 2 करके देखते हैं, अगर हमारे को कुछ पता चलता है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको सबसे पहले रिक्वेस्ट को नॉर्मली सेंड करके देखते हैं हमारे को कुछ मिलता है तो यहाँ पे तो 200 ही आया, नॉर्मल है यहाँ पे सब। उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं अगर हमारे को कुछ मिलता है तो नीचे करते हैं, कुछ खास कोई नया एंड पॉइंट मिल जाए तो वो सब हमारे को देखना है, ठीक है। यूज़र एंड पॉइंट हमने पहले ऑलरेडी मिल ही गया था हमारे को, यूज़र एंड पॉइंट वही है 2-3 बार। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी खास हमारे को नहीं दिख रहा है। JS दिख रही है जो कि jQuery और बूटस्ट्रैप है, तो वो भी हमारे किसी काम की नहीं आएगी, दोनों अपने आप में एक फ्रेमवर्क्स हैं, तो उनके अंदर हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, खाली 2 एंड पॉइंट पे जाता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, सेंड करते हैं। 404 नॉट फाउंड, इसको 3 करके देख लेते हैं। इसमें भी 404 नॉट फाउंड, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो 1 के अंदर जो है ना, अब यहाँ पे हम जरा 2 डाल के देख लेते हैं, इसमें कुछ फ़र्क पड़ता है क्या। सिमिलरली इसमें भी 404 नॉट फाउंड आया है। सिमिलरली यहाँ पे 3 डाल के देख लेते हैं, और यहाँ पे 404 नॉट फाउंड आया। तो ये तो हमारे किसी काम का लग नहीं रहा है मुझे, वही है 1 और 1 एंड पॉइंट, तो उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। अब हम देख लेते हैं सेटिंग्स वाले में रीडायरेक्शन कैसे हो रही है, लॉगिन पेज पे रिक्वेस्ट क्या जा रही है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वो सब हमारे को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये है हम लोगों की सेटिंग्स वाली रिक्वेस्ट, अगर आपको दिख रही होगी, जो कि हमारे को 302 रीडायरेक्ट दे रही है कहाँ पे, लॉगिन पे। तो इसको हम रिपीटर पे भेज के देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सेंड करता हूँ मैं इस रिक्वेस्ट को। अब यहाँ पे बहुत छोटा सा रिस्पॉन्स आया, 302 फाउंड, यानी कि रीडायरेक्शन है, फाउंड हुआ है। और ये रीडायरेक्ट कहाँ कर रहा है, लोकेशन /login में ही हमारे को रीडायरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ फॉलो रीडायरेक्शन। अब यहाँ पे देखते हैं अगर हमारे को कुछ अपने काम का मिलता है इस रिक्वेस्ट के अंदर, थोड़ा सा स्लाइड करके देख लेते हैं, कोई नया एंड पॉइंट मिल जाए, कुछ मिल जाए स्पेशल। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे आया हूँ तो यहाँ पे मुझे एक फंक्शन दिख रहा है, जो कि लॉगिन बटन जब क्लिक होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है /login पे, और वहाँ पे यूज़र नेम भेज रहा है, पासवर्ड, ठीक है, जैसे नॉर्मली होता है सर्वर को भेजना पड़ता है यूज़र नेम पासवर्ड पोस्ट रिक्वेस्ट में। लेकिन यहाँ पे जो अलग चीज़ वो मुझे दिखी है वो है मेथड, एक और वेरिएबल, एक और पैरामीटर पास हो रहा है मेथड, और उसके अंदर एक वैल्यू सामने दी जा रही है सर्वर को, ठीक है। तो यूज़र नेम पासवर्ड के साथ मेथड एक कॉमन चीज़ नहीं है, तो इसको मैं ज़रूर देखूंगा क्या हो रहा है। तो जो हमने लॉगिन वाली रिक्वेस्ट करती, जब हमने यूज़र नेम और पासवर्ड ट्राई करता, तो उस रिक्वेस्ट को दोबारा करके देखते हैं, रिपीटर से देखते हैं सामने से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, मेथड की वैल्यू क्या जा रही है, वो सब हम देखते हैं, उनको चेंज करके देखते हैं। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट हुई है ये /login को, और इसमें पैरामीटर भी फाउंड हुआ है, ठीक है। तो यही है जिस रिक्वेस्ट को हम देख रहे हैं कि लॉगिन किस रिक्वेस्ट से हुआ था, जब हमने यूज़र नेम पासवर्ड डाला था। तो इसको रिपीटर पे भेजते हैं। तो इस रिक्वेस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ नीचे है पैरामीटर, यूज़र नेम उसके अंदर टोबी डाला था, पासवर्ड के अंदर हेलो डालता है। यहाँ पे एक और पैरामीटर पास हो रहा है, मेथड इक्वल्स टू लोकल। तो सबसे पहले मैं इसको सेंड करके इसका रिस्पॉन्स पढ़ता हूँ, और फिर इस लोकल को चेंज करके कुछ और भेज के देखेंगे क्या रिस्पॉन्स सामने से आता है।
तो यहाँ पे आया है डिस्प्ले मैसेज इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, और टेक्निकल मैसेज ब्लैंक है। अब रिस्पॉन्स जेसन के अंदर आया, अगर आपको दिख रहा हो जेसन फॉर्मेट है, तो डिस्प्ले मैसेज में तो आ गया है कि यूजर नेम पासवर्ड वैलिड नहीं है, टेक्निकल मैसेज ब्लैंक है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या काम करते हैं, मेथड को मैं चेंज कर देता हूँ। अब ऑब्वियसली तो आप गैस कर सकते हो, अगर यहाँ लोकल लिखा है तो मेथड अगर मैं रिमोट कर दूँ तो शायद ये मेरे को रिमोटली कहीं और से ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करेगा, है ना। जैसे यहाँ पे लोकल लिखा है तो ये लोकल डेटाबेस के अंदर चेक कर रहा हो, क्या पता रिमोट दूँ तो कहीं रिमोट डेटाबेस से हमारे को ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करे, किसी रिमोट सर्वर से। सेंड करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे आया है दोबारा से 403 फॉरबिडन, लेकिन इस बार कुछ चेंजेस आए हैं। डिस्प्ले मैसेज आया है सर्वर एरर, सामने से सर्वर का एरर आया। ठीक है, पहले बता रहा था कि इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, इस बार बता रहे हैं सर्वर का सामने एरर है। अब उसका टेक्निकल मैसेज हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। टेक्निकल मैसेज है सर्वर, और यहाँ पे यूआरएल दिए उस सर्वर की शायद। ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो एक सब डोमेन ही है, ये वन फोरम का एक सब डोमेन है ऑथ के अंदर, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग सी है कोई, और यहाँ पे लिखा आ रहा है रिस्पॉन्डेड विद अ 404 एरर, और यहाँ पे हमारे को अपना पहला फ्लैग मिल गया, 4 में से पहला फ्लैग हम लोगों को मिल गया, यानी कि हम राइट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। हमने यहाँ पे रिमोट जब इसको चेंज करा तो हम फ्लैग हमारे को मिल गया। तो अब हम लोगों को यहाँ पे एक सब डोमेन मिल गया, जिसको ये जो वन फोरम वाला डोमेन है, जो लॉगिन एंड पॉइंट है, वो इसको रिक्वेस्ट कर रहा है ऑथेंटिकेशन के लिए। हमारा यूजर नेम पासवर्ड जो है इससे वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है कि क्या हमारा यूजर नेम पासवर्ड सही है या नहीं। रिमोटली हम लोगों को ऑथेंटिकेट करने की कोशिश कर रहा है इस सब डोमेन से, और इसने शायद ऑथ एंड पॉइंट पे /auth एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट करी थी, वो उसने रिस्पॉन्ड करा है 404 एरर पे। तो शायद उसका ऑथ एंड पॉइंट काम नहीं कर रहा है, 404 एरर आ रहा है वहाँ पे। तो देखते हैं हम लोग इस सब डोमेन पे एक्चुअली है क्या है कंटेंट वहाँ पे, और शायद वो हमारे काम का हो, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये है हमारा सब डोमेन जो हमको फाउंड हुआ है, तो इस पर रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जो रिस्पॉन्स आया है वो काफ़ी अनयूजुअल सा आया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा रहा है इनवैलिड डोमेन। अब इसको ये मत सोचना कि ये इनवैलिड है, ये सब डोमेन काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है सब डोमेन। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि ये भी तो किसी ने HTML में ही प्रिंट कराया, यानी कि यहाँ पे कुछ होस्टेड है, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं शायद, इसलिए 404 हमारे को बोल रहा है, इनवैलिड डोमेन बोल रहा है। अब नॉर्मली अगर आप एक हैकर, अगर एक बग बाउंटी माइंडसेट से सोचोगे, तो यहाँ पे एक बहुत कॉमन वनरेबिलिटी हो सकती है, जिसका नाम है सब डोमेन टेक ओवर। सब डोमेन टेक ओवर वनरेबिलिटी में क्या होता है, एक मेन डोमेन जो है या कोई और डोमेन एक सब डोमेन पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और वो सब डोमेन एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, वो बोल रहा है इनवैलिड डोमेन, या वो एक्चुअली में रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो है ही नहीं, या फिर वो किसी और डोमेन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, जैसे हम क्या काम कर सकते हैं, एक सब डोमेन बनाया और वो किसी और सब डोमेन को या किसी और डोमेन को पॉइंट भी कर सकता है, जैसे हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज, जैसे होता है ना एलियास नेम बना दिया, तो ये एक्चुअली में किसी और को पॉइंट कर रहा हूं, उसे हम बोलते हैं सी नेम। तो वो हमारे को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वाला जो डोमेन है ये किसी और को पॉइंट कर रहा है, किसी और डोमेन पे पॉइंट कर रहा है, वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो ऐसा बहुत बार नॉर्मली होता है कि मैं किसी और की सर्विस यूज कर रहा हूं, मैं किसी और के सर्वर को यूज कर रहा हूं। अब उसके सर्वर को यूज करने के लिए मैं क्या काम करता हूं, अपने डोमेन का नाम लेना चाहता हूं मैं उसमें, लेकिन लोग उसके सर्वर को विजिट करें, लोग उसके ही डोमेन को विजिट करें, लेकिन नाम जो है ना, ब्रांडिंग जो है ऊपर, वो मेरे डोमेन की है। तो ऐसे में हम क्या काम करते हैं, ऐसे में हम उसकी सर्विसेज यूज करते हैं दूसरे जने की, जो वो वेब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और क्या काम करते हैं, जो उसका ओरिजिनल डोमेन है ना, उस पर एक सी नेम सेट कर देते हैं। सी नेम जैसे एलियास नेम मैंने आपको बताया, तो कोई भी अपने ब्राउजर में लिखेगा ये डोमेन, तो उसको ब्राउजर में ये डोमेन ही दिखेगा, ये डोमेन नेम ही दिखेगा, ये सब डोमेन दिखेगा। लेकिन एक्चुअली में वो कौन सी वेबसाइट विजिट करेगा, वो वेबसाइट विजिट करेगा जो थर्ड वाली वेबसाइट है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? लेट्स से मैंने क्या काम करा, एक google.com वेबसाइट है, मैंने उसका सी नेम सेट कर दिया hacker.com पे। तो क्या होगा, अब कोई भी अगर google.com को विजिट करेगा ना, तो वो एक्चुअली में रीडायरेक्टेड हो जाएगा hacker.com पे, क्योंकि सी नेम सेट कर दिया मैंने। लेकिन उसको ब्राउजर में जो ऊपर यूआरएल दिखेगी ना, वो उसको google.com की दिखेगी। कंटेंट किसका है? hacker.com का, लेकिन यूआरएल में google.com दिखेगी। तो ये काफी यूजफुल होता है दोनों के लिए, हैकर्स के लिए भी और कंपनीज के लिए। कोई कंपनी अगर मान लो किसी और की सर्विस यूज कर रही है, किसी और की वेबसाइट यूज कर रही है, किसी और का डोमेन यूज कर रही है, लेकिन चाहती है कि डोमेन मेरा ही दिखे, लोग जो मेरी वेबसाइट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको दिखे किसी और का कंटेंट, लेकिन ऊपर डोमेन जो लिखा रहा है वो मेरा लिखा रहा है, तो उसमें हम सी नेम वैल्यू उसकी सेट कर देते हैं। ठीक है, हैकर्स के लिए भी काम का, जब हम डीएनएस हाईजैकिंग करते हैं, किसी भी डोमेन के आगे एक सी नेम सेट करके अपना डोमेन, मलिशियस डोमेन, इविल डोमेन लिख देते हैं आगे, और कोई भी अब उस वेबसाइट को विजिट करेगा तो एक्चुअली में हमारी हैकर वेबसाइट को विजिट करेगा, लेकिन नाम उसको लेजिटिमेट वेबसाइट का दिखेगा। तो ये दोनों के लिए यूजफुल होता है। तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा इसका कि इसका सी नेम क्या है, ठीक है, ये किसको पॉइंट कर रहा है। तो अब क्योंकि मेरे को डीएनएस इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो उसके लिए बेस्ट टूल आप लोगों को पता है NS लुकअप, तो मैं NS लुकअप का ही यूज लूंगा। NS लुकअप -type = any, सेम कमांड होगा बिल्कुल। अपने डोमेन को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे डोमेन लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा लास्ट में DNS सर्वर, जो कि गूगल का DNS सर्वर हम यूज करेंगे। एंटर मारते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो सब डोमेन है,
ठीक है, ये पॉइंट कर रहा है किसको, oneauth.co.uk। यहाँ पे क्या सेट है, कैनोनिकल नेम इसका सेट है, जिसे हम सी नेम भी कहते हैं शॉर्ट में, सी नेम इसका सेट है, यानी कि ये एक्चुअली में इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसका एलियास है, ये इसका ऑल्सो नोन एज कह सकते हैं कि दिस ऑल्सो नोन एज oneauth.co.uk, ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो हम देखते हैं कि oneauth.co.uk पे क्या है, क्योंकि जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली में इस सब डोमेन को, तो हमारे को कंटेंट इसका दिख रहा है, ठीक है, oneauth.co.uk। तो ये इनवैलिड क्यों दे रहा है, ये हमारे को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अब हम लोगों का टारगेट जो है वो स्विच होकर ये हो गया oneauth.co.uk। तो हम इसको विजिट करते हैं। तो इस डोमेन पे ये वाली वेबसाइट है, OneAuth की ही अपनी वेबसाइट है, और हम लोगों को अपना यहाँ पे दूसरा फ्लैग जो है वो मिल चुका है, ठीक है, ये हम लोगों का दूसरा फ्लैग है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अपनी कुकी डाल देना, क्योंकि एक दूसरा डोमेन है, इसको आप डायरेक्टली ब्राउजर में खोलोगे तो वो आपको बोलेगा कि भाई ये ctfchallenge.com का डोमेन है और आप लोगों ने अपनी कुकी सेट नहीं करी, तो पहले कुकी सेट कर देना, फिर ये ओपन होगी वेबसाइट, ठीक है। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि OneAuth एक्चुअली है क्या। तो OneAuth इज अ वाइट लेबल सॉल्यूशन टू ऑल योर यूजर ऑथेंटिकेशन नीड्स। वी हैंडल योर यूजर लॉगिन्स टू यू डोंट नीड टू स्टोर एनी पासवर्ड्स ऑन योर सिस्टम. You can even use your existing domain name just by setting up a CNAME record to oneauth.co.uk. For example, auth.yourdomain.com. अब यहाँ पे ये इतना कह रहा है कि ये एक ऑथेंटिकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप लोगों को अपना डेटाबेस सेटअप करने की जरूरत नहीं है। आप क्या काम करो, अपनी वेबसाइट को आप यहाँ पे रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद आप इसमें यूजर्स क्रिएट कर दो, जितने भी आपको यूजर्स क्रिएट करने हैं उनके क्या पासवर्ड है सारे यहीं पे आप रजिस्टर कर दो और उनको यूजर्स को क्रिएट कर दो। और फिर आप क्या काम करो, जो आपकी वेबसाइट है ना, जो आपका सब डोमेन है, जो आपको ऑथेंटिकेट करने में हेल्प करता है, उसका सीनेम हमारी वेबसाइट पे सेट कर दो। तो जब भी आपके डोमेन से हमारे पे रिक्वेस्ट आएगी यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए, हम चेक करेंगे कि क्या वो हमारे डेटाबेस के अंदर है, क्या आपने कभी उस यूजर को बनाया था, तो हम उसको ऑथेंटिकेट कर देंगे, ये काम करेंगे। अब हमारे केस में क्या हो रहा है कि ये जो सब डोमेन है ना, ये वाला, इसने सीनेम सेट कर दिया किस पे, OneAuth पे। तो ये चाह रहा है कि OneAuth हमारे जो यूजर्स हैं उनको ऑथेंटिकेट करे, लेकिन OneAuth ऑथेंटिकेट क्यों नहीं कर रहा है, 404 एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि शायद उसने यहाँ पे अपने डोमेन को रजिस्टर नहीं करा है। उसने बस सीनेम तो सेट कर दिया, ठीक है, उसने डीएनएस के अंदर अपने सब डोमेन का सीनेम सेट कर दिया, लेकिन यहाँ पे उसने डोमेन को रजिस्टर नहीं करा, या कुछ रजिस्टर करते हुए एरर हो गया जो वो काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अब हम क्या काम कर सकते हैं, हम अगर इसको रजिस्टर करने की कोशिश करें, अब हम इसको ऐसे सोचते हैं हैकर माइंडसेट से, अगर मैं इस सब डोमेन को यहाँ पे रजिस्टर कर दूं अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, मैं इसके अंदर यूजर्स क्रिएट कर पाऊंगा, मैं इसमें पासवर्ड डाल पाऊंगा, तो उसी की मदद से जो वन फॉरम है वो रिमोटली ऑथेंटिकेट करेगा, यानी कि जो यूजर मैं क्रिएट करूंगा, जो पासवर्ड मैं क्रिएट करूंगा, उसी की मदद से हम वन फॉरम पे लॉग इन कर पाएंगे रिमोटली। हम उसमें डाल देंगे कि मेथड इक्वल्स टू रिमोट, वो आएगा किस पे, OneAuth पे, चेक करने के लिए कि भाई क्या ये एग्जिस्ट करता है, और वो हमने यहाँ पे क्रिएट ही कर दिया होगा, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लॉग इन कर पाएंगे। इस बात को समझ गए। तो सबसे पहले हम लोगों को इस सब डोमेन को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, इस वाले सब डोमेन को। अब मैं यहाँ पे वो सब डोमेन डाल देता हूँ, उसके बाद ईमेल एड्रेस पे हम क्या डाल देते हैं, tce@tce.com, और पासवर्ड में हम क्या डाल देते हैं, TCE द साइबर एक्सपर्ट, ठीक है। क्रिएट अकाउंट करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड मस्ट बी ऑफ 6, ओके। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, चेंज कर देते हैं, पासवर्ड को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो TCE1234 क्रिएट अकाउंट, और हम लोगों का यहाँ पे जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग दिस सब डोमेन फॉर योर ऑथेंटिकेशन नीड। योर नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ सीनेम रिकॉर्ड फॉर योर डोमेन। ये सब डोमेन को आप सीनेम रिकॉर्ड सेट कर दो उसका oneauth.co.uk। ये हमने देखा ये पहले से हो रखा है, हम लोगों का सीनेम जो है सेट है, इस सब डोमेन का सीनेम इस पे सेट है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमने खुद कर दिया, हमने रजिस्टर कर दिया इस डोमेन को oneauth.com पे, सीनेम ऑलरेडी उसका सेट था। अब ये क्या कह रहा है, वंस कंप्लीटेड हेड ओवर टू दिस टू स्टार्ट एडिंग यूजर्स। अब क्या काम कर सकता हूं मैं, इस पे जाऊंगा वापस से सब डोमेन पे, और कह रहा है रीलोड करोगे तो अब आप देखोगे आप यहां पे जाके लॉग इन कर सकते हो और यूजर्स को क्रिएट कर सकते हो, जिनकी मदद से आप वन फॉरम पे लॉग इन कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूं इसके अंदर। तो ईमेल था tce@tce.com, TCE1234, लॉग इन करते हैं। अब मैं यहाँ पे न्यू यूजर्स को क्रिएट कर सकता हूँ, क्रिएट न्यू यूजर्स, और एडिट भी कर सकता हूँ इन यूजर को, और यही यूजर्स यूज होंगे कि इसमें वन फॉरम में जब हम ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करेंगे तो यहीं से वो यूजर्स को चेक करेगा रिमोटली। लोकल मत करना, मेथड जब रिमोट होगा तब वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब मैं यूजर क्रिएट करता हूँ, उससे ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करता हूँ। तो यूजर नेम में यहाँ पे हम डाल देते हैं TCE रिमोट UUID। ये क्या है, रिमोट UUID, ओके, ये मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, 1 2 3 4, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी आईडी डाल देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पासवर्ड में हम क्या डाल देते हैं, दोबारा से TCE1234 यही डाल देते हैं हम यहाँ पे भी, और उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली।
अब यहाँ पे शायद ये यूज़र क्रिएट हो गया, एडिट में जाके देखते हैं, हाँ यहाँ पे ये TCE आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे TCE यूज़र जो है वो क्रिएट हो गया। तो अब हम क्या काम करते हैं, इससे ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऑथेंटिकेट अब ऐसा मत सोचना कि आप ब्राउजर से कर लोगे, क्योंकि ब्राउजर में अगर आपको याद होगा तो बैकएंड में रिक्वेस्ट जा रही है मेथड इक्वल्स टू लोकल, तो वो हमारे को बर्ब स्वीट से चेंज करनी पड़ेगी। तो या तो आप बर्ब स्वीट से डायरेक्ट रिक्वेस्ट मार सकते हो, या फिर आप ब्राउजर पे जाओगे, फिर इंटरसेप्टर में उसकी रिक्वेस्ट लोगे, फिर इंटरसेप्टर से वो मेथड को चेंज लोकल से हटा के रिमोट करोगे, फिर अलाउ करोगे। इतनी मेहनत करने से बढ़िया हम डायरेक्ट रिपीटर की मदद से ये रिक्वेस्ट को कर लेंगे। तो मैं वापस यहाँ पे रिपीटर पे आ गया हूँ, ठीक है। और रिपीटर पे आने के बाद यूजर नेम को हम कर देते हैं TCE, इसको TCE कर देते हैं, पासवर्ड को कर देते हैं TCE 1 2 3 4, ये हमने पासवर्ड रखा था, और मेथड को हम रिमोट ही रखेंगे, ठीक है। इसको सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को, देखते हैं हमारे को लॉगिन सक्सेसफुल आता है या नहीं। और हम लोगों को आया है 400 बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे डिस्प्ले मैसेज आया है, कुड नॉट लुक अप यूजर फ्रॉम रिमोट हैश, लोकल UUID कुड नॉट बी फाउंड ऑन द डेटाबेस। और उसके बाद यहाँ पे फ्लैग, ये पिछले वाला ही फ्लैग है, नया फ्लैग मत समझना, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है जो वहाँ पे रिमोट UUID थी उसको हम फाइंड नहीं कर पा रहे अपने लोकल डेटाबेस के अंदर। तो इसने डेटाबेस के अंदर सारे यूजर्स की एक यूजर ID बना रखी है, ठीक है। और ये मैच करने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे पे UUID हमने डाली 1 2 3 4, उसको मैच करने की कोशिश कर रहा है कि क्या वो मेरे लोकल डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, वो चेक कर रहा है कि अगर मैं रिमोटली लॉगिन कर रहा हूँ तो वो जो ID यहाँ पे रिमोट यूजर दे रहा है, क्या वो मेरे लोकल डेटाबेस में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी जिसको हमारे को बाईपास करना पड़ेगा सोच के। तो अब यूजर्स की ID क्या है, कुछ सोच सकते हो। आपने एक्चुअली देखी है पहले एक यूजर की ID, तो यूजर की ID हम देख चुके हैं। एक यूजर की ID हमारे को पता है, टोबी की हमने देखी थी, वो हैश टाइप की है ना। अगर मैं उस यूजर ID का यूज करूं तो वो उसको अपने लोकल डेटाबेस के अंदर मिल जाएगी, है ना, वो वाली, क्योंकि वो टोबी यूजर जो है इसके लोकल डेटाबेस में बना हुआ है, तो वो वाली UUID इसको वहां मिल जाएगी। और हम क्या काम करेंगे, टोबी नाम का यूजर रिमोटली क्रिएट कर देंगे सेम UUID के साथ, है ना, तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसको ट्राई करके देखते हैं कि ये काम भी करेगा। अभी तो हम सोच रहे हैं खाली, क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो मैं वल्न फोरम पे वापस आया और यहाँ पे हम टोबी यूजर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे है टोबी यूजर की ये जो ID सी है अलग सी। अब ये UUID ही है, ये पक्का नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि इस यूजर की कोई यूनिक ID है। वो देख के पता चल रहा है कि हर यूजर को, जैसे हम नॉर्मली हर वेबसाइट पे एक यूनिक ID दी जाती है पहचानने के लिए, उसी टाइप की कोई ID लग रही है। तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट। तो यहाँ पे आते हैं वापस, टोबी यूजर क्रिएट करते हैं, रिमोट UUID हम वही वाली देते हैं, और पासवर्ड में हम दे देते हैं टोबी 1 2 3 4। क्रिएट यूजर करते हैं, देखते हैं पहले टोबी क्रिएट हो जाएगा। तो अब टोबी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, उसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे TCE को चेंज करके टोबी कर दूंगा, और यहाँ पासवर्ड को चेंज करके भी यहाँ पे टोबी 1 2 3 4 रहेंगे, टोबी 1 2 3 4, और मेथड रिमोट ही रहेगा। सेंड करते हैं, देखते हैं लॉगिन सक्सेसफुल आता है या नहीं आता। 201 क्रिएटेड आया है, एक नया रिस्पॉन्स आया है, लॉगिन सक्सेसफुल। दिस इज़ वेरी गुड, लॉगिन सक्सेसफुल आया इस बार हम लोगों को। तो अब मैं इसको डायरेक्ट ब्राउजर से लॉगिन करूंगा, क्योंकि काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी होंगी उसके अंदर। क्योंकि अगर आप एक यूज़र की तरह लॉगिन कर रहे हो, आपको एक नया पूरा फोरम मिलेगा, जो हमने देखा था यूज़र्स का अपना फोरम है, वो सब मिलेगा, जो कि यहाँ से देखना मुश्किल है। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं ब्राउजर से रिक्वेस्ट करूँगा, और प्रॉक्सी में जाके उसकी जो रिक्वेस्ट आ रही होगी उसमें मेथड को, लोकल को हटा के रिमोट कर दूंगा, और टोबी मैं ब्राउजर में डाल दूंगा यूज़र नेम पासवर्ड, तो हम ऑथेंटिकेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले इंटरसेप्ट को कर देते हैं ऑन। अब यहाँ यूज़र नेम में डाल देते हैं टोबी, पासवर्ड में डाल देते हैं टोबी 1 2 3 4। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, प्रॉक्सी के अंदर हमारी रिक्वेस्ट दिख रही है, तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, लोकल को चेंज करके इसको रिमोट कर देते हैं, और यहाँ से कर देते हैं इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड। और ब्राउजर पे हमारे को आ चुका है लॉगिन सक्सेसफुल, इस पे ओके पे क्लिक करते हैं, और हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं वल्न फोरम के अंदर एज अ यूज़र। आप लोगों को आपका थर्ड फ्लैग मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और हम लोगों को अब यूज़र फोरम भी दिख रहा है, और यहाँ पे लिखा रहा है लॉग्ड इन एज टोबी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है इस फोरम के अंदर। तो यहाँ पे आ रहा है यूज़र अपडेट्स, ठीक है। तो इस पर क्लिक करता हूँ, चेंज पासवर्ड। एंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो 2 हो गया इस बार एंड पॉइंट। तो हम गेस कर सकते हैं कि एडमिन का जो एंड पॉइंट होगा, क्योंकि 1 वाला था पब्लिक का, सेकंड वाला था यूज़र फोरम का, तो थर्ड जो होगा वो एडमिन फोरम का होगा। और थर्ड वाला हमने ट्राई भी करके देखा था, 3 डाल के देखा था, वो काम नहीं कर रहा है। जब तक आप एडमिन नहीं बनते तब तक आप उसको नहीं देख सकते, वो 404 देगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या है यहाँ पे, आई हैव एडेड अ फीचर टू अलाउ यू टू चेंज योर पासवर्ड इन द सेटिंग्स सेक्शन, चेक इट आउट। तो इसने यहाँ पे एक चेंज पासवर्ड का ऑप्शन डाल दिया सेटिंग्स के अंदर, यूज़र की सेटिंग्स के अंदर चेंज, अपना पासवर्ड हम लोग चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जॉन दिख रहा है, इस बार नया यूज़र आ गया, जॉन एडमिन जो है, तो उसने यहाँ पे कमेंट करा है, साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, थैंक्स टोबी।
ठीक है। तो यहाँ पे इसने थैंक्स करा है टोबी को, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी फंक्शनैलिटी भी हो सकती है, क्योंकि चेंज पासवर्ड खतरनाक भी हो सकता है कई बार। अगर वो ढंग से उसका कोड ना लिखा जाए तो हम ऐसा ना हो कि हम दूसरे यूज़र का पासवर्ड भी चेंज करवाए। तो हमारे को चेक करना होगा क्या हम जॉन का पासवर्ड, एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया है लीव अ कमेंट, तो मैं यहाँ पे कमेंट्स भी ऐड कर सकता हूँ, ये सबसे बढ़िया बात है ना। तो हम क्या काम करते हैं, कुछ कमेंट देखते हैं करने की, हेलो कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं लीव कमेंट। ठीक है। अब जो सबसे बढ़िया बात, जो ऐसे में अगर आप लोगों की बग बाउंटी या हैकर माइंडसेट से सोचना शुरू करोगे, तो यहाँ पे तो बिल्कुल आपके जो स्पाइडर सेंसेस है ना, सिक्स सेंस है, वो बिल्कुल चालू हो जानी चाहिए कि एक्सएसएस, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मतलब वो बोलना चाहिए आपका मन कि इस समय तो बिल्कुल चालू हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको मिलेगा तो सीधा स्टोर्ड एक्सेस मिलेगा। ठीक है। तो उसको यहाँ पे आप जरूर ट्राई करना। अभी हम करेंगे, पहले हम वेबसाइट का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, अभी यूजर्स की सेटिंग वगैरह देख लेते हैं, फिर आके मैं एक्सेस यहाँ पे बिल्कुल ट्राई करूँगा। मैं भी नहीं छोड़ सकता इस चीज़ को, तो मेरे को बिल्कुल चेक करना है कि क्या यहाँ पे एक्सेस है या नहीं, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ चलता हूँ माई सेटिंग्स के अंदर। ठीक है। यूज़र की यहाँ पे हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, तो मैं चेंज करके देख सकता हूँ। टोबी का पासवर्ड जैसे चेंज करते हैं 1 2 3 4, तो चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देते हैं। पासवर्ड चेंज हो गया, नॉर्मल सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे कुछ फर्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं, इसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। और उसके अलावा हम यहाँ पे मेन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं उसके बाद, और यहाँ पे एक चीज़ चमक रही है जॉन यूज़र, तो मैं आप जॉन यूज़र को देख सकता हूँ। तो जॉन पे क्लिक करते तो हमारे को जॉन की जो UUID है वो भी मिल रही है। ठीक है। अगर कहीं आगे यूज़ पड़ेगा इसकी UUID का तो हम कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ हम कर सकते हैं, अगर हम जॉन यूज़र को क्रिएट करके देखें और उसकी तरह लॉगिन करके देखें तो क्या होगा। ठीक है। ये हम जरूर कर सकते हैं ट्राई। तो मैं इस चीज़ को करता हूँ, एक बार जॉन यूज़र को हम क्रिएट कर देते हैं वन ऑथ के अंदर और वहाँ से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो यूज़र नेम में दे देते हैं जॉन, UUID के अंदर उसकी UUID पेस्ट कर देते हैं, और पासवर्ड में कुछ भी डाल सकते हैं। मैं जॉन 1 2 3 डाल देता हूँ, क्रिएट यूज़र, और ये यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो गया। अगर आप देखोगे जॉन यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं इससे रिमोटली, अगर हो जाए तो मज़े आ जाएगा हमारा। तो मैं उसी रिक्वेस्ट पे वापस आ गया हूँ। इस बार हम ट्राई करते हैं किसको, जॉन को हमारे को, क्योंकि अगर हम लॉगिन कर पाए तो फिर तो एडमिन ही बन जाएंगे, है ना। तो वही सेम पासवर्ड जॉन 1 2 3 4 और रिमोट हो जाएगा। यहाँ पे सेंड करते हैं। पासवर्ड गलत था पिछली बार, मैंने अब सही कर दिया, 1 2 3 था पासवर्ड खाली। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आया है 403 फॉरबिडन। ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्ले मैसेज आया एडमिन्स कैन नॉट लॉग इन यूजिंग दिस मेथड। तो वो भी आपसे ज़्यादा दिमागदार है, उनको भी पता था कि आप ऐसी हरकतें करोगे, तो उन्होंने एडमिन को जो है रिमोट लॉगिन अलाउड ही नहीं करा, आप लोकली ही कर सकते हो खाली। तो ये तरीका ऐसे काम नहीं करेगा, हम जॉन की तरह तो एटलीस्ट रिमोटली लॉगिन नहीं कर सकते, तो हम पे टोबी यूज़र ही है खाली अभी। अब यहाँ से मैं क्या काम करूँगा, मैं पहले चेक करता हूँ कि वो पासवर्ड को कैसे चेंज कर रहा है, पासवर्ड की फंक्शनैलिटी का चेंज। हमने देखा चेंज पासवर्ड वाला, तो उसमें क्या हम जॉन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, वो वनरेबिलिटी को चेक करते हैं। तो वो जो पासवर्ड चेंज वाली रिक्वेस्ट थी वो ये रही। ठीक है। आपको दिख रहा होगा गेट रिक्वेस्ट लगी है, इसमें एक पैरामीटर भी है, वो पैरामीटर पासवर्ड वगैरह ही होगा जो नया पासवर्ड है। तो इसको रिपीटर पे भेज देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट देखते हैं कैसे जा रही। सबसे पहले तो आपको टोकन अलग चमक जाना चाहिए, क्योंकि अब हम ऑथेंटिकेट हो गए हैं, तो हम लोगों को एक टोकन मिल जाएगा जिससे पता रहेगा सामने सर्वर को कि हम एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र हैं। ठीक है। जब तक हमारा ये टोकन वैलिड है। गेट रिक्वेस्ट अगर हम लोग देखें, गेट रिक्वेस्ट में सेटिंग्स पेज में हमने जाके मारा था, जो याद है हमने शुरू में सेटिंग्स में जाने की कोशिश करी थी /settings, तो हम लोग रीडायरेक्ट हो गए थे लॉगिन पे। अब हम जा सकते हैं, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन था सेटिंग्स पे, तो यहाँ पे हम पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, /password एंड पॉइंट है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, पासवर्ड पैरामीटर है, और उसके बाद एक हैश है। अब ये हैश देखोगे तो ये UUID है टॉबी की, अगर आपको याद हो 1AC ऐसे कुछ थी वो। तो अगर यहाँ पे मैं UUID को बदल के जॉन की UUID डाल दूँ तो क्या मैं उसका पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल हो सकता है शायद ऐसा। तो मैं चेंज करके देखता हूँ और इसको रिक्वेस्ट करके देखता हूँ, क्या पता मैं उसका पासवर्ड चेंज कर पाऊँ। तो मैंने उसकी यहाँ पे UUID पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या काम करता हूँ, सेंड करता हूँ, देखते हैं हम एडमिन का क्या पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड सिक्योरिटी हैश एंटर्ड। तो यहाँ पे शायद हम ये नहीं कर सकते, और कुछ एरर तो अजीब सा आ रहा है कि इनवैलिड सिक्योरिटी हैश एंटर्ड। हैश तो सही है देखो, क्योंकि मैंने खुद कॉपी पेस्ट करा है वेबसाइट से, तो हैश तो सही है। वही है कि हम लोग एक टोबी यूज़र, नॉर्मल यूज़र है, वो एडमिन का पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता, तो ये एरर है हम लोगों को। ठीक है। तो पासवर्ड सिर्फ अपना यूज़र अपना, मतलब एडमिन सबका कर सकता है, जॉन तो सबका कर सकता है, और जॉन का पासवर्ड जॉन खुद ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो जैसे हम टोबी यूज़र की तरह ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टोकन हमारे को मिला है ना, ये हमारे को टोबी यूज़र की तरह मिला है, ये हमारे को बता रहा है कि हम टोबी यूज़र हैं, है ना। लेकिन टोबी यूज़र पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता जॉन का, तो यहाँ पे इसलिए हमारे को एरर आ रहा है नॉर्मली। तो अब हमारे पे बचता है खाली एक चीज़, एक्सेस को चेक करना, है ना। एक बार वो मैं चेक करूँगा कि एक्सेस उसके अंदर है या नहीं है, पेज का कंटेंट क्या आ रहा है जब हम डाल रहे हैं, उसमें कुछ HTML में एम्बेड हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब हमारे को देखना पड़ेगा। तो मैं वापस से आ गया हूँ यूज़र फोरम के अंदर, और यहाँ पे अब हम कमेंट करते हैं।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, जब मैंने हेलो कमेंट करा था, देखो उसके नीचे यहाँ पे जॉन का वापस से कमेंट आया है, आई हैव सीन दिस मैसेज बट आई एम टू बिजी टू सॉर्ट इट आउट राइट नाउ, आई विल कम बैक लेटर। यानी कि हम यहाँ पे जो कमेंट कर रहे हैं उसके बाद जॉन का कमेंट आ रहा है एडमिन का। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि जॉन ने एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट रन करके छोड़ रखी हो कि अगर कोई भी यहाँ पे कमेंट पोस्ट करेगा तो उसके बाद जॉन का ऑटोमेटेड रिप्लाई आ जाता है, जैसे व्हाट्सएप वगैरह टेलीग्राम पे करते हैं ना, बॉट आते हैं कि भाई जो ओनर है वो बाद में आके आपका मैसेज देख लेगा, हमको आपका मैसेज रिसीव हो गया। उस टाइप से यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट रन कर रही है जो जॉन की तरह लॉग इन करके हमारे को ये मैसेज दे रही है जब भी हम कोई कमेंट कर रहे हैं, उसके बाद हमारे को ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेसिक, सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग को हम रन करके देख लेते हैं। स्क्रिप्ट अलर्ट 1 और स्क्रिप्ट टैग को बंद कर देते हैं, /script लीव अ कमेंट। और यहाँ पे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, जैसे था वैसे के वैसे ही आ गया हम लोगों को, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इसको एक बार सोर्स कोड में भी हमेशा चेक कर लिया करो, सोर्स कोड में हमारा जो ये कमेंट है ये कैसे जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे इनकोड होके जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, वो सब देख लेते हैं एक बार। पेज का सोर्स देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कुछ एंड पॉइंट्स भी दिखेंगे, सेटिंग्स है, लॉग आउट है, ये सब एंड पॉइंट हमारे को ऑलरेडी मिल चुके हैं तो इन पे हम ध्यान नहीं देंगे। /2 भी दिख रहा है, /यूज़र, ये सारे हमको एंड पॉइंट मिल चुके हैं। और हमारा स्क्रिप्ट टैग देखते हैं यहाँ पे कहाँ है स्क्रिप्ट टैग, और ये दिख रहा है मुझे हमारा स्क्रिप्ट टैग। अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रिप्ट टैग हमारा, जो कि HTML में एनकोड हो चुका है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे एनकोडिंग हो रही है, जो भी हम भेज रहे हैं उसको एनकोड करके फिर उसको HTML में एम्बेड करा जा रहा है। डायरेक्ट कर रहे होते तो वो उसको स्क्रिप्ट टैग की तरह पढ़ के अलर्ट दे देता। तो इस चक्कर में यहाँ पे ये एक तरह की टेक्निक होती है एक्सेस को रोकने के लिए, कि अगर यूज़र डेटा को एम्बेड कर रहा जा रहा है HTML के अंदर, चाहे कमेंट कर रहे हो या कुछ सर्च कर रहे हो और वो पेज पे डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब वो HTML कोड के अंदर लिखा जा रहा है ना। तो उसको आप क्या काम कर सकते हो, एनकोड करके लिख सकते हो। तो उससे ये फायदा होगा कि डायरेक्ट आप पूरा स्क्रिप्ट टैग ना लिख के एनकोडेड डेटा लिख रहे हो, जिससे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा HTML। ठीक है, लेकिन उसके अलावा मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, अगर आपको दिखेगा कमेंट सा, BB कोड प्लगइन ऑथर URI दिस, तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पे ये प्लगइन बता रहा है कि शायद इस वेबसाइट पे कोई प्लगइन यूज़ हुआ है कमेंट के लिए, या इस फोरम को बनाने के लिए कोई प्लगइन यूज़ करा। और प्लगइन्स में बहुत बार वनरेबिलिटीज हमारे को मिल जाती है ना, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये है BB कोड प्लगइन। ठीक है, और एक चीज़ तो मेरे को कंफर्म हो गई कि इस चैलेंज का पार्ट है, हम सही डायरेक्शन में। आप पूछो कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो आपको आइकन दिख रही है और जो नाम दिख रहा है एडम, ये एक्चुअली कौन है, ये एक्चुअली वही है जिन्होंने CTFchallenge.com को क्रिएट करा है, उसके ऑथर हैं, और उन्होंने ही इस रिपोजिटरी को बनाया था। ऑफकोर्स उन्होंने जान के बनाया, वो चाहते थे लोग यहाँ आए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है, और हमारे काम का क्या निकल सकता है। तो BB कोड प्लगइन, PHP क्लास टू टर्न अ स्ट्रिंग विच कंटेन्स BB कोड इनटू HTML। यानी कि हम BB कोड लिखेंगे, मुझे नहीं पता BB कोड कोई इन्होंने अपनी लैंग्वेज बनाई छोटी मोटी, उसको ये HTML में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम BB कोड लिख के डालेंगे, ठीक है, तो ये उसको HTML में कन्वर्ट करके देता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक BB कोड का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, न्यू इंस्टेंस। उसके बाद यहाँ पे एक कमेंट होता है। कमेंट क्या है, यहाँ पे ए टैग की जगह, जैसे नॉर्मली हम ए टैग देते हैं ना, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन की साइन, उसकी जगह पे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स ए टैग, उसके बाद यहाँ पे एक लिंक है और ए टैग यहाँ पे बंद हो गया। सिमिलर बिल्कुल इमेज टैग के साथ हुआ है, इमेज टैग और स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ है वो टैग। तो इमेज टैग, और उसके बाद आप यहाँ देखोगे तो ये लिंक आ रखा है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे सिमिलर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो HTML का टैग होता है, स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है, बोल्ड करने के लिए, उसको यहाँ पे टेस्ट के बीच में दे दिया। उसके बाद अगर इसका आउटपुट देखे तो ये क्या काम कर रहा है, बस कुछ नहीं कर रहा है, उनको HTML में कन्वर्ट कर रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे ए टैग के बीच में लिंक दिया था, तो इसने क्या काम करा, उसको ए टैग, उसके बाद href, और उसके बाद जो हम लिंक दे रहे हैं वहाँ पे आगे ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली इमेज टैग में अगर हम देखें, इमेज टैग दे रहे हैं, और जो इमेज टैग के आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिंक दिया था वो सोर्स के अंदर चला जाएगा ऑटोमेटिकली, कोट्स के अंदर। ठीक है, और सबके साथ ऐसे ही हो रहा है, सेम कुछ ना कुछ। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या फाइल्स हैं। सबसे पहले है bbcode.conf, इसको क्लिक करके देखते हैं। तो इसके अंदर लिखा है #allowed tags, और यहाँ पे टैग्स दिए हैं, यानी कि जो जो टैग्स अलाउड होंगे वो आपको इस फाइल के अंदर लिखने हैं। कॉन्फिग फाइल है, जो भी आपको अपनी वेबसाइट पे टैग्स को अलाउड करना है, उन सारे टैग्स को आपको इस फाइल के अंदर मेंशन करना होगा। ए टैग को अलाउड करना है, इमेज को करना है, स्ट्रॉन्ग को करना है, बी, जिसको भी करना है उसको आपको इसके अंदर लिखना है #allowed tags के अंदर। अब आती है इसकी मेन फाइल bbcode.php, जिसके अंदर पूरा कोड लिखा है। मैं PHP में अच्छा नहीं हूँ तो मेरे को कोई उसके ऊपर जज नहीं करेगा कि मैं PHP मैं ठीक ठाक पढ़ लेता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत लिख भी लेता हूँ, लेकिन ऐसा कोई मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ कि मैं PHP में एक्सपर्ट हूँ। तो देखते हैं इसके अंदर क्या कोड है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, क्लास क्रिएट होती है BB कोड की, और उसके बाद यहाँ पे एक एरे बनाया जाता है अलाउड टैग्स का, और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन कंस्ट्रक्टर वगैरह बनता है। उसके बाद ये चेक करता है कि क्या एक फाइल एग्जिस्ट करती है bbcode.conf, ये चेक कर रहा है कि bbcode.conf होनी चाहिए फाइल। ठीक है, उसके बाद उसका कंटेंट पढ़ता है, उसमें से शायद न्यू लाइन हटाता है।
ठीक है। और क्या काम कर रहा है, स्टार्ट टैगिंग एक वेरिएबल बनाता है जिसकी वैल्यू फॉल्स है, फिर हर लाइन पे लूप करता है, ठीक है। और उसके चेक करता है क्या स्टार्ट टैगिंग की वैल्यू ट्रू है, जो कि नहीं, अभी हमने देखा है फॉल्स है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे। उसके चेक कर रहा है कि क्या $1 इक्वल्स टू अलाउड टैक्स है, तो यहाँ पे एक लूप स्टार्ट हुआ था, हर लाइन का लूप हुआ था और लाइन $1 से रिप्रेजेंट हो रही है, तो चेक कर रहा है कि क्या पहली लाइन के अंदर अलाउड टैक्स लिखा है। अगर लिखा है पहली लाइन के अंदर तो ये क्या काम करेगा, स्टार्ट टैगिंग ट्रू कर देगा और आगे दोबारा लूप में अगली वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी कि पहली लाइन को स्किप कर रहा है। इतनी मेहनत इसने करी है सिर्फ पहली लाइन को स्किप करने के लिए, इसलिए मैं PHP यूज़ नहीं करता, पाइथन में ये 2 मिनट का कोड था, ठीक है। ये पहली लाइन को स्किप करने के लिए चेक कर रहा है, उसके अंदर अलाउड टैक्स है तो उसे स्किप कर दो। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, आगे बढ़ता है, उसके बाद ये शायद चेक कर रहा है कि सब STR यानी कि चेक कर रहा है उस स्ट्रिंग के अंदर क्या ये चीज़ है स्टार्टिंग में जो $1 है, शायद चेक कर रहा है कि उसके पहले 2 कैरेक्टर क्या फॉरवर्ड स्लैश PHP के अंदर कमेंट होते हैं, चेक कर रहा है कि क्या वो कमेंट है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि कमेंट को हमारे को इग्नोर करना होता है, शायद ये इसलिए कर रहा है सारा मेहनत। तो ये चेक कर रहा है कि अगर वो फॉरवर्ड स्लैश है तो उसे इग्नोर कर दो, जितना मुझे लग रहा है कि इफ़ कंडीशन के अंदर फिर वो नहीं जाएगा, ठीक है। मेरे को पक्का नहीं पता, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ इस कोड को पढ़ने की, जितना ज़्यादा मैं पढ़ सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ट्रैग रिप्लेस कोई फंक्शन है जो कि यहाँ पे आप देखोगे तो रेजेक्स का यूज़ हो रहा है, तो ये STR लोअर फंक्शन का यूज़ कर रहा है। पहले तो ये $1 यानी कि जो लाइन है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है, जितना भी पूरा कंटेंट है पहली लाइन में उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है। फिर उसके अंदर जो भी, शायद रेजेक्स में ढंग से नहीं पढ़ पाता लेकिन फिर भी A to Z जो भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर उनको रिप्लेस कर रहा है ब्लैंक के साथ मुझे नहीं पता ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे शायद गलत पढ़ रहा हूँ। फिर उनकी लेंथ निकालता है, क्या वो ग्रेटर देन 0 है, अगर है तो ये क्या काम कर रहा है, शायद जो अलाउड टैक्स एक एरे है उनके अंदर उसको ऐड कर रहा है, यानी कि जितने भी अलाउड टैक्स है ना जो भी है उनको एक शायद एरे के अंदर ऐड कर रहा है, शायद ये काम कर रहा है। अब नीचे का कोड पढ़ते हैं, ये कोड मुझे समझ नहीं आ रहा है, बेकार है ये सब, पता नहीं क्या कोड है। नीचे का पढ़ता हूँ मेन, क्योंकि मेरे को यही समझ आ रहा है इसलिए मैं इसको बेकार कह रहा हूँ, क्योंकि ये समझ ही नहीं आ रहा है मुझे, मेरे लेवल की नहीं है वो PHP, थोड़ी सी ज़्यादा वन लाइनर है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है रिमूव कोट्स ग्रेटर देन स्मॉलर साइन टू अवॉइड एक्सेस अटैक। तो यानी कि जो यूज़र प्रोवाइड कर रहा है, जो भी डेटा यूज़र प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसके अंदर ये 3 सिंबल्स हैं, कोट्स हैं, डबल कोट या फिर ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का साइन है, तो उनको ये रिप्लेस कर रहा है किसके साथ, HTML एनकोडिंग के साथ, ताकि उसमें एक्सेस ना हो पाए, ठीक है, एक्सेस की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे ये उस डेटा को चेंज कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक और एरे बनता है, 2 एरे बनते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम देखते हैं क्या हो रहा है। उसके बाद हर टैग को यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर मेंशन कराया गया है कि कैसे करना है। तो उसके बाद ये क्या काम कर रहा है, जो A टैग के बीच का कंटेंट है ना, जो लिंक है, जो भी A टैग के बीच में लिंक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डॉट स्टार क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब जो भी है A टैग के बीच में जो भी है, ठीक है, वो आपको कहाँ रखना है, href जो है ना उसके बीच में डाल दो, ठीक है। A टैग के अंदर href के बीच में लिंक जो आता है वो वहाँ पे डाल दो। सिमिलर इमेज के साथ देखें तो इमेज के साथ क्या काम कर रहा है, ये चेक कर रहा है पहले इमेज में कि क्या वो स्टार्ट हो रहा है HTTP के साथ, ठीक है, HTTP होना चाहिए, S होगा तो चलेगा, चाहे आप HTTP दो चाहे HTTPS दो, फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक कोलन होने चाहिए, 2 फॉरवर्ड स्लैश होने चाहिए, उसके बाद जो भी लिंक है आगे का वो दे सकते हो। और लास्ट में चेक कर रहा है कि क्या उसमें JPG, JPEG, GIF, PNG क्या ये चीज़ें हैं, तो इसमें काफ़ी सारी प्रोटेक्शन है इमेज टैग के अंदर कि पूरा एक लिंक होना चाहिए, वो HTTP भी होना चाहिए, उसमें लास्ट में JPG या फिर GIF या JPG या PNG इनमें से कोई होना चाहिए लास्ट में एक्सटेंशन, ठीक है। और उसको एक किसके बीच में डाल रहा है, SRC के बीच में डाल रहा है। सिमिलरली अगर हम नीचे देखें, बोल्ड टैग में भी वो कर रहा है, जो भी हम टेक्स्ट दे रहे हैं उसको बोल्ड टैग के बीच में जा रहा है, अंडरलाइन के बीच में, स्ट्रॉन्ग के बीच में। और उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी हम स्क्वायर ब्रैकेट स्क्रिप्ट टैग के बीच में जो भी देंगे उनको स्क्रिप्ट टैग के बीच में डाल रहा है। यहाँ पे एक्सेस हो सकता है, बहुत चांसेस है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हमारा कंटेंट उठा के स्क्वायर ब्रैकेट स्क्रिप्ट टैग के बीच का उठा के ओरिजिनल स्क्रिप्ट टैग के बीच में रखा जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे को एक्सेस मिल सकता है इस तरीके से, वो हमारे को यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी वेबसाइट पे अब इन यही होगा, जाके चेक करते हैं कि ये BB कोड प्लगइन उसमें लगा है, हमारे जो कमेंट्स है शायद वो BB कोड एनालाइज कर रहा है, चेक कर रहा है, उसमें स्क्रिप्ट टैग वगैरह है, तो शायद इसीलिए वो रिप्लेस हो गए। तो आपने देखा तो जो मैंने यहाँ पे स्मॉलर देन ग्रेटर देन के साइन दिए थे वो HTML एनकोडिंग में कन्वर्ट हो गए थे, तो शायद वो इसी के काम थे, इसी की हरकतें थी वो, हमारे पेलोड को चेंज करना। तो हम चेक करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं उस पर। अब सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या इस पर वो bbcode.conf फाइल है, क्योंकि जो कॉन्फिग फाइल है जो बता रही है कि कौन कौन से टैग्स अलाउड है, उसके अंदर देखते हैं कि इस वेबसाइट पे पहले कौन कौन से टैग्स अलाउड है। तो मैं चेक करता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो वो कोड ही रन नहीं करेगा bbcode.php। वो सबसे पहली लाइन में यही चेक कर रहा है कि क्या bbcode.conf एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो वो होगी इस पर bbcode.conf, यहाँ पे एंटर मारते हैं इस पर, और वो एग्जिस्ट करती है, आपको दिख रहा है मेरे पे सेव का ऑप्शन आ गया। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने सिस्टम पर, पढ़ते हैं इसके अंदर कौन कौन से टैग्स अलाउड है। सेव कैट करते हैं, मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसको सेव करा है, डॉक्यूमेंट्स bbcode.conf, एंटर मारते हैं, हैशटैग अलाउड टैग्स, और यहाँ पे मेरे को सिर्फ इमेज टैग जो सबसे हार्ड है,
जिसमें सिर्फ हम एक लिंक ही डाल सकते हैं, HTTPS, लास्ट में वो JPG भी चेक कर रहे हैं, सिर्फ वही अलाउड है, बाकी सब कमेंट आउट हो चुके हैं, आपको दिख रहा हूँ यहाँ पे, बाकी सब कमेंट है। तो स्क्रिप्ट टैग का भी यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी कमेंट हो चुका है, तो वो उसको भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ इमेज टैग अलाउड है, तो हम उसी का यूज़ लेके जो भी करना है हमारे को उसी का यूज़ ले सकते हैं, यानी कि हम इमेज टैग का यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं इससे हम क्या कर पाएंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं इमेज टैग को देके। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इमेज देना है, उसके बाद क्या था, आपको एक लिंक देना है जिसमें HTTP होना ही चाहिए, प्रोटेक्शन है HTTP या HTTPS। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, hello.com और /, देखें यहाँ पे दे देते हैं जैसे hello.png, ये दे देते हैं, और यहाँ पे बंद कर देते हैं स्टैक /img लिख के, ठीक है। चेक करते हैं ये काम करता है कि नहीं। अगर ये काम करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये कोई वैलिड इमेज तो है नहीं, तो आपको एक ब्रोकन इमेज का आइकन दिखेगा, छोटी सी इमेज। जब कोई वेबसाइट पे इमेज लोड नहीं हो पाती तो ब्राउजर आपको एक आइकन दिखाता है ब्रोकन इमेज का, ठीक है, कि वो हम लोड नहीं कर पा रहे, इमेज सही नहीं है, हमको मिल नहीं रही है ये रिसोर्स। तो लीव कमेंट करते हैं, और अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, तो आपको वही सेम टैग एज इट इज़ दिख जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो हमारा इमेज टैग एक्चुअली में एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे ब्रोकन इमेज का लिंक, ब्रोकन इमेज का आइकन आ गया है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि उसको वो इमेज नहीं मिली। अगर मैं यहाँ कोई वैलिड लिंक देता, कोई इमेज देता वैलिड लिंक का, तो वो यहाँ पे आ जाती उसकी जगह पे। अब ये तो पक्का है कि मैं इमेज टैग को रन कर सकता हूँ इस कमेंट पे। अब इमेज टैग के अंदर मुझे ढूंढना है XSS। अब ये तो बहुत ईजी है, सबको पता होगा, सोर्स इक्वल्स टू X ऑन एरर अलर्ट 1, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ट्राई कर देता हूँ, लेकिन वो काम नहीं करेगा, मुझे पता है, क्योंकि आप ने अगर कोड ढंग से देखा था तो उसमें क्या है, जो भी हम कंटेंट डालेंगे वो SRC इक्वल्स टू उसके अंदर जाएगा, और वो भी डबल कोट्स के अंदर जाएगा। तो अगर बाईपास करने की मैं कोशिश भी करूंगा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं स्पेसिस नहीं दे सकता, मुझे लास्ट में .jpg भी लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जिनको हमारे को बाईपास करके देखना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगने वाली है। दोबारा आप देखोगे तो हमने जो पिछला यहाँ पे डाला था ना स्क्रिप्ट टैग, उसके नीचे भी जॉन का मैसेज आ गया। तो जो भी हम कमेंट कर रहे हैं तो उसके नीचे जॉन का मैसेज आ रहा है ऑटोमेटिकली, जॉन लॉगिन करके यहाँ पे ये मैसेज डाल रहा है, ठीक है। अब वो स्क्रिप्ट डाल रही है, खुद जॉन डाल रहा है, वो उसके ऊपर है। अब यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं IMG, ठीक है, और यहाँ पे कोई लिंक तो हमारे को देना ही देना है, तो मैं लिंक दे देता हूँ HTTP, और यहाँ पे हम कर देते हैं, लेट से वही दे देते हैं hello.com /hello.jpg। उसके बाद यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं ऑन एरर, ऐसे दे देते हैं ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट 1, बहुत कॉमन पेलोड है ये। और उसके बाद इमेज टैग को यहाँ पे हम बंद कर देते हैं, ठीक है, /image, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। लीव कमेंट आपको दिख ही जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि लिंक के बीच में स्पेस नहीं आ सकता, तो शायद ये वैलिड लिंक में नहीं माना जाएगा, है ना। हम ऐसे देखिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम सोचते हैं हम कर क्या सकते हैं। देखो हमारे पे क्या चीज़ है, अभी हमारे पे एक ऐसी वनरेबिलिटी है जिसकी मदद से हम कोई भी इमेज को लोड कर सकते हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, हम किसी भी लिंक को रिक्वेस्ट लगवा सकते हैं यहाँ से। ऐसी तो वनरेबिलिटी है ना, मैं कोई भी लिंक डालूंगा यहाँ पे, उसको एक गेट रिक्वेस्ट लगेगी और उसको ये अपनी वेबसाइट पे लोड करने की कोशिश करेगा। इमेज है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन उसको लोड करने की जरूर कोशिश करेगा अपनी वेबसाइट पे, और नहीं कर पाएगा तो ब्रोकन लिंक का इमेज आएगा। तो हम किसी भी लिंक पे एक गेट रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, इतना हमारे पे है। तो मेरे पे एक आइडिया है, अगर आप सोचोगे, यहाँ पे सोचते हैं, उसमें कुछ दिक्कतें हैं अभी, लेकिन एक आइडिया है मेरे पास कि हम लोग अगर यहाँ पे जो पासवर्ड रीसेट वाला लिंक है जिससे हम जॉन का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, हम नहीं कर पाए टॉबी यूज़र, अगर मैं उस पर रिक्वेस्ट लगाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, ये हम ट्राई करके देखते हैं, है ना। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि उसमें JPG वगैरह हमारे को लाना पड़ेगा। उसमें एक और दिक्कत ये है कि अगर मैं वो लीव कमेंट भी कर दूंगा तो भी जो मैं रिक्वेस्ट लगेगी भी फॉर इमेज के लिए, अगर मैं लगती भी है उस रिक्वेस्ट उस लिंक पे सेटिंग्स के अंदर पासवर्ड चेंज वाली, तो दिक्कत ये वो टोबी यूज़र की तरह ही लगेगी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो पहले भी हम डायरेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन वो एरर दे देगा, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको अगर हम सोचोगे तो उसका बाईपास है मेरे पास। बाईपास ये है कि अगर आप सोचोगे मैं यहाँ पे जो भी चीज़ डाल रहा हूँ वो एक स्टोर्ड एक्सेस है, यानी कि मैं अगर यहाँ पे इमेज टैग डाल रहा हूँ तो वो स्टोर्ड एक्सेस की तरह हम काउंट करते हैं। तो स्टोर्ड एक्सेस का ये मतलब होता है कोई भी जना लॉगिन करेगा, चाहे वो जॉन लॉगिन करेगा मेरे कमेंट के बाद, ठीक है, वो इमेज लोड होने की कोशिश जॉन में करेगी, यानी कि वो जो गेट रिक्वेस्ट है, वो जो लिंक है, वापस जॉन भी उसको रिक्वेस्ट मारेगा, है ना। जैसे जॉन का ब्राउजर ये पेज को ओपन करने की कोशिश करेगा तो वो जो मेरा इमेज टैग है वो वापस से एग्जीक्यूट होगा, एज जॉन यूजर रिक्वेस्ट मारेगा सामने वाली वेबसाइट पे, है ना। और अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वो पासवर्ड रीसेट वाला लिंक, तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट जाएगा, पहले मेरा ब्राउजर जब रीलोड होगा तो मेरी तरफ से उसको रिक्वेस्ट जाएगी कि पासवर्ड रीसेट करो, जो कि इनवैलिड दे देगा कि भाई आप पे परमिशन नहीं कर सकते हो। लेकिन जब जॉन इस पेज को ओपन करेगा
इस मैसेज को करने के लिए, ठीक है, वापस से ओपन करेगा जॉन इस मैसेज को करने के लिए, तो उसमें भी वो इमेज लोड होने की कोशिश करेगी और वो गेट रिक्वेस्ट लगाएगी उस रीसेट लिंक पे। अब जब वो गेट रिक्वेस्ट लगेगी उस रीसेट लिंक पे, वो किसके प्रिविलेजेस के साथ लगेगी? जॉन के प्रिविलेजेस के साथ, क्योंकि जॉन का ब्राउजर करने की कोशिश करेगा उस गेट रिक्वेस्ट को, है ना, जॉन के टोकन के साथ, तो वो वैलिड हो जाएगी रिक्वेस्ट और जॉन का पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। बस इसमें अभी एक दिक्कत ये है कि ये सारी चीज़ें हमने फाइनल आउट कर ली कि हम उस पर गेट रिक्वेस्ट लगाएंगे स्टोर्ड एक्सेस की मदद से, जॉन लगाएगा उस पर रिक्वेस्ट, जब भी जॉन लोड करेगा इस वेबसाइट को, ठीक है, रिक्वेस्ट लग जाएगी। दिक्कत ये है कि जेपीजी उस लिंक में हमारे को ऐड करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि जेपीजी या पीएनजी कुछ ऐसा लास्ट में एक्सटेंशन देना पड़ेगा। शुरू वाली तो एचटीटीपी तो है ही उसमें, है ना। दिक्कत ये कि उसमें लास्ट में डॉट जेपीजी होना चाहिए, तो वो हमारे को देखना पड़ेगा हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम उसका इमेज टैग तैयार करते हैं, फिर देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो रिक्वेस्ट है ना, बस मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं आपको जो कह रहा था, मैं ये वाली जो रिक्वेस्ट है पासवर्ड रीसेट की, ये मैं करना चाह रहा हूँ। तो गेट रिक्वेस्ट इस पर लगेगी, इमेज की जगह हम इसका लिंक दे देंगे तो ब्राउजर इस पर जाने की कोशिश करेगा इमेज ढूंढने के लिए, उसको मिलेगी नहीं, लेकिन रिक्वेस्ट तो लगेगी ना गेट रिक्वेस्ट पासवर्ड चेंज के लिए। तो सिमिलरली जब जॉन अपने ब्राउजर को ओपन करेगा तो सेम रिक्वेस्ट उससे भी जाएगी, क्योंकि ये स्टोर्ड एक्सेस है, कोई भी इस वेबसाइट को ओपन करेगा हर किसी से ये वाली रिक्वेस्ट लगेगी, ठीक है। तो जैसे ही जॉन से लगेगी वो रिक्वेस्ट वैलिड हो जाएगी और उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट करते हैं, यहाँ पे ये जो लंबी सी यूआरएल, और इमेज टैग को बंद कर देते हैं। अब हमारे को अपने मेन चीज़ पे फोकस करना है कि कैसे हम यहाँ पे लास्ट में डॉट जेपीजी लगा सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो मैं लास्ट में डॉट जेपीजी लगा दूँ तो ये बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, क्योंकि वो जो हैश है ना, पैरामीटर के अंदर हैश की पूरी वैल्यू काउंट होगी डॉट जेपीजी। तो अगर जॉन इसको रिक्वेस्ट भी मारेगा तो सामने से रिस्पॉन्स आएगा कि आपने यूयूआईडी गलत दी है, क्योंकि उसके अंदर डॉट जेपीजी आपने ऐड कर दिया। तो यूयूआईडी के साथ तो हम छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब क्या कर सकते हैं आप खुद सोच सकते हो। अगर हम यहाँ पे एक और पैरामीटर ऐड कर दें एंड करके, जैसे यहाँ पासवर्ड इक्वल्स टू hello123 है, हैश इक्वल्स टू उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे मैं कोई भी आप यहाँ पे पैरामीटर ऐड कर दो, जैसे मैं टीसीई कर देता हूँ द साइबर एक्सपर्ट, कुछ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी इक्वल्स टू डॉट जेपीजी। अब हमारे लिंक के लास्ट में डॉट जेपीजी आ गया, ठीक है, और हमने एक पैरामीटर ऐड कर दिया एक्स्ट्रा पैरामीटर टीसीई। अब अगर किसी भी रिक्वेस्ट में आपको एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड करते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सर्वर पे सामने रिक्वेस्ट जाएगी ना, तो सर्वर को जिन जिन पैरामीटर की ज़रूरत होगी, जैसे हैश की ज़रूरत है, उसे पासवर्ड की ज़रूरत होगी, वो उनको निकाल लेगा, उसके अंदर से उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेगा। जो एक्स्ट्रा पैरामीटर आएगी वो उनको इग्नोर कर देता है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे, ठीक है। आप कितने भी भेजते रहो पैरामीटर, उसको फ़र्क नहीं। जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो उनकी वैल्यू निकालेगा, अपने लिए यूज़ करेगा और काम खत्म कर देगा। एक्स्ट्रा आप जो मर्जी भेजते रहो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे क्या काम करा, एंड करके एक टीसीई यहाँ पे ऐड कर दिया पैरामीटर, और उसके आगे मैंने डॉट जेपीजी जोड़ दिया। ये इग्नोर कर देगा, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है सर्वर को, तो ये उसको इग्नोर कर देगा। लेकिन जो बीबी कोड का कोड है उसमें ये चीज़ पास हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में डॉट जेपीजी है, वो यही चेक कर रहा है रेजेक्स के अंदर, और स्टार्टिंग में एचटीटीपी भी है, तो हमारा ये पास हो जाएगा, है ना। और गेट रिक्वेस्ट लगेगी तो ये हैश की वैल्यू भी नहीं बदलेगी, क्योंकि एंड तक ही पड़ेगा वो खाली, है ना। एंड के बाद दूसरा पैरामीटर स्टार्ट हो जाता है, तो सब कुछ बिल्कुल सही है। तो यहाँ लीव कमेंट करते हैं। तो अगर हमारा ये काम कर गया होगा पेलोड जो भी हमने दिया, तो हमारे को ब्रोकन इमेज की लिंक बनी आ जाएगी, यानी कि वो लिंक हर बार लोड होगा जब भी कोई इस वेबसाइट को ओपन करेगा, चाहे जॉन है चाहे टोबी है, कोई भी होगा। अगर तो वो हमारा लिंक काम नहीं करा होगा तो वहाँ पे वो एज इट इज पेलोड हमारे को रिफ्लेक्ट होगा। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये काम कर गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रोकन इमेज लिंक आ रहा है, यानी कि इमेज टैग तो हमारा यहाँ पे एम्बेड हो गया है HTML के अंदर हमारे, ठीक है। अब जैसे ही जॉन इसको ओपन करेगा, वो इमेज लोड होने की कोशिश करेगी, गेट रिक्वेस्ट जाएगी जॉन के ब्राउजर से सर्वर के पास, और वो उसको वैलिडेट कर देगा, उसका पासवर्ड चेंज कर देगा। वो जो गेट रिक्वेस्ट होगी वो लग जाएगी, उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, रीलोड करता हूँ, देखता हूँ जॉन का मैसेज आया है कि नहीं आया। तो अब आप देखोगे यहाँ पे जॉन का मैसेज आ गया, आई हैव सीन दिस मैसेज। इसका मतलब जॉन ने लॉगिन करा होगा, इस पेज को ओपन करा होगा। जैसे ही उसने इस पेज को ओपन करा होगा, एक गेट रिक्वेस्ट लगी होगी उसके पासवर्ड को रीसेट करने के लिए, उसी के ब्राउजर उसी के टोकन के साथ, जो कि वैलिडेट हो गई होगी। अब हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं जॉन के अकाउंट में, और जो पासवर्ड हमने सेट करा था वेबसाइट के अंदर hello123, उसी पासवर्ड के साथ लॉग आउट करते हैं। यहाँ पे यूजर नेम डालते हैं जॉन, पासवर्ड डालते हैं hello123, नहीं तो लॉगिन करते हैं। लॉगिन सक्सेसफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, हमने ये कर दिया है सॉल्व, ओके। और यहाँ पे अब हम एडमिन सेक्शन को देख सकते हैं। हम जॉन बन चुके हैं जो कि एडमिन है इस पूरे फोरम का। तो एडमिन सेक्शन में चलते हैं। कॉन्फिडेंशियल कोड्स जो हमारे को देखने के बोले गए थे स्टार्टिंग में चैलेंज के डिस्क्रिप्शन में, उसको देखते हैं। और आपको दिखेगा एंड पॉइंट भी 3/3 जो हमने यहाँ पे गेस कर लिया था, ठीक है। हियर इज द प्लेस टू शेयर एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, डोंट टेल एनीवन बट द फ्लैग इज, और हमारे को अपना 4th लास्ट फ्लैग मिल चुका है।
और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। पिछली दो इजी थी, उसमें ज़्यादा हमने कंटेंट डिस्कवरी पे फोकस करा था। यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत सारा था, है ना, स्टोर्ड एक्सेसेस था, बहुत दिमाग लगाना था इसमें, बाईपास करना था, PHP के कोड को पढ़ना था, है ना, उसके अलावा सब डोमेन टेक ओवर आपने करा, तो काफ़ी कुछ शायद आप लोगों को सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वन फोरम चैलेंज पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।